गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आपका जो अभी तक जो आपने अध्ययन किया जिसमें कार्यपालिका आपका लगभग पूरा हो चुका है। अब आगे इसी क्रम को आगे बनाते हुए जो सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको व्यवस्थापिका कहा जाता है, व्यवस्थापिका के बारे में आगे के वीडियोस में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि व्यवस्थापिका के बारे में हमने पहले ही बताया था कि व्यवस्थापिका जो है जिसे संसद भी कहते हैं वह 3 अंगों से मिलकर संपन्न होती है, पूर्ण होती है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और भारत का राष्ट्रपति आता है। यानी इन तीनों के संयोजन से जो संरचना निर्मित होती है उसको संसद या व्यवस्थापिका के नाम से संबोधित किया जाता है। अब इसमें जो पहला पार्ट आता है जिसको राज्यसभा कहते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 80 जो है संविधान का, उसमें इसकी संरचना के बारे में काफ़ी विस्तृत में बताया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो राज्यसभा है इसकी अधिकतम संख्या 250 होगी और उसमें 250 में 238 सदस्यों का चुनाव होगा और बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं इन लोगों का मनोनयन साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान या खेल आदि क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट योगदान दिए होते हैं उन व्यक्तियों से इस 12 सीटों को भरा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वह चुनाव के झमेले में पड़ना नहीं चाहते हैं, इससे दूर रहना चाहते हैं। तो इन लोगों के सेवाओं का, इनकी योग्यता का लाभ उठाने के लिए ये प्रावधान किया गया कि इनको राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष डायरेक्ट मनोनीत कर दिया जाएगा, इनको कोई भी चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से 12 सदस्यों का यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है। अब जो वर्तमान समय की परिस्थिति है उसमें अभी केवल 245 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, बाकी 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है। यानी 245 में 12 मनोनयन के हो गए, 4 केंद्र शासित प्रदेश के और बाकी 229 सदस्य जो भारत के 28 राज्य हैं उन राज्यों से जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि भारत में जो राज्यसभा में सदस्यों का चयन करने की परिस्थिति है, जो उसका आधार है वह जनसंख्या, यानी यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जो राज्य बड़े हैं वहाँ से ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं और जो राज्य छोटे हैं वहाँ से कम सदस्य चुने जाते हैं। जैसा कि आप अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में क्या है कि वहाँ पे उच्च सदन में यानी सीनेट में प्रत्येक राज्य को बराबर मताधिकार दिया गया है। यानी प्रत्येक राज्य वहाँ पे 2 सदस्य भेजता है, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम या ज़्यादा क्यों ना हो। कोई छोटा राज्य भी होगा तब भी 2 कैंडिडेट जाएंगे और बड़ा राज्य होगा तो भी 2 कैंडिडेट जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व दिया गया है। कोई छोटा राज्य है चाहे बड़ा राज्य हो, जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रतिनिधि उसके सेलेक्ट होंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि राज्यसभा में जाते हैं जिसकी संख्या 31 है। अब यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उसको हम कह सकते हैं कि उनको कौन चुनता है, उनका किस माध्यम से चुनाव होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है, यानी जनता इनका डायरेक्ट चुनाव नहीं करती है बल्कि इनडायरेक्ट रूप से इनको सेलेक्ट करती है। कैसे करती है, इसके लिए व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य में जो राज्यसभा की सीटें होंगी उन सीटों को जो उस पर उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको सेलेक्ट करने का अधिकार वहाँ की जो विधानसभा होती है, विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त होता है। तो यानी जैसे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्यों को चुनना है तो उन सदस्यों को कौन चुनेगा, यहाँ की जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनेगी बल्कि जनता ने पहले जिनको चुन रखा है, यानी जो यहाँ के विधायक हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, उन सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सी पद्धति हो गई, जनता द्वारा इनका अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष पद्धति से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जा रहा है। अब जो भारत में पहली, अगर देखा जाए भारत में पहली बार राज्यसभा का जो गठन हुआ था वह 4 अप्रैल 1952 ईस्वी में किया गया था।
पहला चुनाव जो हुआ था, और उसके आधार पे सदस्यों का चयन किया गया था और उन सदस्यों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। उसमें से 1/3 सदस्य ऐसे थे जिनका कार्यकाल 2 वर्ष था, 1/3 सदस्य ऐसे थे जिनका कार्यकाल 4 वर्ष था और 1/3 सदस्य ऐसे थे जिनका कार्यकाल 6 वर्ष था। तो ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो राज्यसभा है यह एक अस्थाई सदन है। इसको इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, अस्थाई सदन, उच्च सदन, राज्यों का सदन या राज्यसभा, ये सभी नाम इसी सदन के हैं, या ऊपर सदन। तो यहाँ पे जो सदस्य होते हैं, क्योंकि ये अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती, हमेशा क्रियाशील होती है। तो इसलिए इसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि इसके सारे सदस्य एक साथ रिटायर पदनिवृत्त ना हों, बल्कि ये बारी बारी से पदनिवृत्त होते रहें। तो इसीलिए वहाँ पर जो सदस्यों का कार्यकाल था उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था और तभी से वह क्रम बन गया कि 2 साल के बाद उसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्यों का प्रत्येक दूसरे वर्ष चुनाव होता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि राज्यसभा कैसा सदन है, तो वह एक अस्थाई सदन है, हमेशा क्रियाशील रहने वाला सदन है। उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, जैसा कि लोकसभा का आप आगे पढ़ोगे उसका कार्यकाल 5 वर्ष सामान्यतः निश्चित है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, बल्कि वह क्या है, अनिश्चित है, हमेशा क्रियाशील रहता है। किंतु इसके सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वर्तमान समय में सभी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष के लिए उनका चुनाव होता है और 6 वर्ष जब उनका कार्यावधि पूरी हो जाती है तो वह अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसमें जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं, ये जो इनका चुनाव होता है वह सभी राज्यों से समान प्रतिनिधित्व की प्रणाली जो है उसके आधार पे होता है, जहाँ पे जितनी जनसंख्या होगी, अगर छोटा राज्य है तो कम कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और बड़ा राज्य है तो वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे आगे इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसके आगे के वीडियो में जो इसका संसद का दूसरा पार्ट है जिसको लोकसभा कहा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।